हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर है वो है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो हमने इसमें अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसमें जाना इलेक्ट्रिकल क्या होती है, इलेक्ट्रिशियन क्या होता है और कौन कौन से सुरक्षा संकेत क्या होते हैं। और अब आगे का जो चैप्टर इसमें 3 से 4 टॉपिक और है, जिसमें एक टॉपिक है फायर आग, दूसरा टॉपिक है हमारा कि आग कितने प्रकार की होती है और आग बुझाने वाले यंत्र यानी अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है कि अगर किसी को करंट लगता है तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे या फिर उसमें मतलब उस समय प्राथमिक उपचार की कौन कौन सी विधियां हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आग। उससे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका लिखना, नोट्स बनाना, और आप प्रॉपर इससे नोट्स बनाइए। चलिए ठीक है, हमारा पहला इसमें टॉपिक है आज का आग। आग मीन्स फायर। तो आइए देखते हैं। पहले आग तो आपने सबने जनरली जानते हैं, हम सब जानते हैं आग क्या होती है। मतलब सुबह उठ के माचिस जलाना है या फिर माचिस जलाना है, फिर वो आग होती है, या फिर अगरबत्ती जलाना, गैस जलाना, सब कुछ आग से ही होता है। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो आग को देवता भी माना जाता है। चलिए ठीक है, अब देवता से बाहर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आग लगती क्यों है। तो आग लगने के लिए कारक कौन कौन से जरूरी है। तो पहला कारक इसमें होता है ईंधन। मीन्स ईंधन में क्या है आपको पता है। जिससे अगर आप उदाहरण के लिए लो, कोयला एक प्रकार का ईंधन है, वो आग लगने के लिए जरूरी है। अगर मतलब ईंधन नहीं होगा तो आग लगेगी नहीं। आग किस चीज में, अब जैसे हवा में चल रही, हवा में तो आग लगती नहीं है, उसके लिए हमारा ईंधन जरूरी है। दूसरा कारक है हमारे पास ऊष्मा। ऊष्मा मीन्स क्या है कि जैसे हम अब कोयला भी अगर रखा हुआ है उसमें सीधे तो आग लगेगी नहीं, यदि उसमें जब तक हम बाहर से कोई स्रोत से ऊष्मा ना दें। ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है? घर्षण से। जैसे आप अगर बाई चांस माचिस ले, उसे घिसते हैं, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो ऊष्मा आप ईंधन को दोगे, फिर उससे आग जलेगी। और यहाँ पे हमारा तीसरा कारक होता है जो मेन कारक होता है। ये तो जनरली सबको पता है कि हाँ, ईंधन और ऊष्मा तो जरूरी है, पर ऑक्सीजन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ये दोनों जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना आग नहीं लगती है। तो जैसे अगर हम किसी मोमबत्ती को बोतल में अगर बंद कर देते हैं बाई चांस, जैसे मोमबत्ती हमने जलाई, उसके ऊपर एक बोतल ऐसे रख दी कि उसमें हवा ना जाए, तो कुछ ही टाइम बाद वो मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंची। तो ये तीनों कारक हमारे उसके लिए जरूरी है। और ये जनरली पूछ सकता है, कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, ITI वाले, या फिर पेपर में पूछ सकता है। तो आपको ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि आग क्यों लगती है। अब उसके बाद आग जैसे लगती है, तो आग तो हमें पता है क्या है। अब उसके हाँ, तो जैसा कि हमारे आग के भी बहुत सारे टाइप है। जैसे कि हमने इंसान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, मेल और फीमेल। इसी तरह हमने आग के भी 4 टाइप्स बताए हैं। तो उनसे हमें फायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी आग कितनी खतरनाक है। जैसे उसमें होता है क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C फायर एंड क्लास D फायर। जैसे हम भी कक्षा में बांटते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा। तो हमें ये पता चलता है कि बच्चे में कितनी काबिलियत है, कितनी चीजें जानता है। ऐसे आग को भी बांटा गया है कि हाँ, ये आग कितनी खतरनाक है। तो इसमें जो आग का खतरनाक का क्रम होता है वो इस तरह होता है, मतलब ऊपर से नीचे आग आती जाती है वो उतनी खतरनाक होती जाती है। तो इसमें मेन चीज क्या जरूरी है, कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन सी आग, मतलब इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, इसमें कौन कौन से और इसमें कौन कौन से। तो आइए हम और उसके बाद इसके बाद इन्हें आग बुझाने के यंत्र भी इसी हिसाब से बनाए जाते हैं। क्लास A की फायर है तो उसके लिए ये आग बुझाने वाला यंत्र। जैसे जल युक्त अग्निशामक यंत्र, इसके लिए यूज किया जाएगा। फोम टाइप, इसके लिए यूज किया जाएगा। हेलोन टाइप, CO2 टाइप, इसके लिए यूज किया जाएगा। CTS टाइप, CO2 टाइप, इसके लिए यूज किया जाएगा। तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, कौन सी आग है। तो आइए अब हम आग के टाइप और उनमें कौन कौन से पदार्थ, मतलब कौन से पदार्थ में लगी आग कौन से टाइप की होती है। चलिए ठीक है, तो हमारा उसमें टाइप्स ऑफ फायर में था श्रेणी A की अग्नि। श्रेणी A की अग्नि, जैसे हम बोल सकते हैं क्लास A फायर। तो इसमें हम क्लास A फायर में जनरली आग को रखते हैं, वो है हमारी कपड़ा, कागज, जूट, या जो सिंपली हमारे घर में कागज में आग लग जाती है उसको श्रेणी A की आग बोलते हैं। तो इस आग हमने बोला था कि क्रम क्या होता है, A B C D, 4 प्रकार की होती है। इधर से इधर बहुत कम, मतलब बढ़ते क्रम में होती है। तो जो इसमें हमारा क्रम होता है वो ABCD से होता है। तो इसमें लकड़ी, कागज, जूट आदि में जो आग होती है वो श्रेणी A की अग्नि में आती है। आपको याद रखना है, लकड़ी, कागज, जूट, मतलब सिंपल वाली आग। उसके बाद आती है हमारी श्रेणी B की अग्नि। तो श्रेणी B की अग्नि क्या होती है, हमारी ज्वलनशील पदार्थ, ठोस हो या द्रव में ज्वलनशील पदार्थ, मतलब जो खुद में उनमें आग नहीं लगती, पर अगर वो किसी वस्तु के संपर्क में होते हैं तो वो बहुत घातक हो जाते हैं। जैसे हम अगर लें पेट्रोल, डीजल,
और केरोसिन, ये जो हमारा है मिट्टी का तेल, जिससे हम अगर जो आग लगती है उसे श्रेणी बी की आग में लगाया जाता है। थोड़ी खतरनाक आग होती है क्योंकि इससे विस्फोट भी हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे हम बाइक वगैरह है वो रखी हुई है, अगर उसमें आग लगती है और ये बहुत ज्वलनशील पदार्थ हो, जैसे अगर पेट्रोल है वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत भी हो जाता है, बहुत जल्दी आग लगती है, तो थोड़ी खतरनाक आग होती है। तो इसे बुझाने के लिए भी फोम टाइप या फिर झाग वाले यंत्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारी आती है श्रेणी सी की अग्नि। तो जो श्रेणी सी की अग्नि होती है वो हमारे विद्युत कार्य के लिए तो बहुत जरूरी है इसे जानना, क्योंकि जनरली हमसे पूछते हैं। तो इसमें जो आती है हमारी सबसे जरूरी याद रखने वाली चीज है विद्युत से लगी आग। विद्युत से लगी आग कौन कौन सी होती है? शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ये हमारे श्रेणी सी की अग्नि में आती है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे जो विद्युत से आग लगती है, तो इसे यहाँ पे ये इसलिए खतरनाक नहीं है कि ये है, बाकी से बुझाने के तरीके के हिसाब से बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर बाई चांस विद्युत से अगर आग लग गई है तो उसे आप सिंपल पानी से भी नहीं बुझा सकते, फोम टाइप यंत्र से नहीं बुझा सकते। उसे बुझाने के लिए तो आपको शुष्क पाउडर डालना पड़ेगा या रेत डालनी पड़ेगी, स्पेशल जो उसके लिए बनाए गए वो यंत्र। क्योंकि अगर आप बाई चांस आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, वहां पे मान लीजिए शॉर्ट सर्किट से आग लगी ट्रांसफार्मर में, तो आप उसे अगर उस पर पानी डालने गए तो उससे आपकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा और आपको भी करंट लग सकता है, ऊपर से विस्फोट भी हो सकता है। तो इसलिए इस आग को बुझाने की विधि सबसे जरूरी याद रखें कि इसे या तो रेत की बाल्टी से या बहुत दूर से अगर आप फेंक के कर सकते हो तो ही इसे बुझाएं, है ना। उसके बाद आती है हमारी, और हाँ ये भी श्रेणी सी के अग्नि में दूसरा चीज है हमारी, जो आग होती है वो होती है हमारी गैस की टंकी, जो गैस सिलेंडर घर में होता है। तो जो बंद कमरे में जब गैस निकलती है तो बहुत घातक होती है, तो वो अग्नि भी श्रेणी सी के अग्नि में। तो आपको ये दोनों याद रखना है, कौन कौन सा, एक तो गैस सिलेंडर वाला, है ना, और विद्युत वाला। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है कि कौन कौन सी आग मतलब श्रेणी सी में आती है। अब इसे बुझाने के लिए पहली बात तो ये कि आप इसे बुझाने के लिए ज्यादा ट्राई मत करें, या तो फायर फाइटर्स को बुलाया जाए, या फिर जैसे केस में लगी है तो पहले पूरे खिड़की दरवाजे खोल दें। तो इस तरह, क्योंकि विस्फोट होता है बहुत खतरनाक, इसलिए पहले तो या तो गैस से लगी आग हो तो आप दूर चले जाएं। अगर वहां पे गैस से लगी आग है, वहां पे कुछ ऐसे या फिर किसी फैक्ट्री में, तो वहां से आपको दूर जाना सबसे सेफ है। और विद्युत से लगी आग उसमें दूर रहे और दूसरे फायर फाइटर्स को बुलाया जाए और फिर उस आग को बुझाया जाए। चलिए ठीक है, श्रेणी डी, चौथी प्रकार की हमारी आग है श्रेणी डी की अग्नि। तो ये आग जो है ये हमारे जैसे ज्वलनशील पदार्थ, जैसे आपने देखा होगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसमें लगी आग को हम श्रेणी डी की आग बोलते हैं। ये मतलब ठोस पदार्थ जो होते हैं हमारे, जो बहुत अधिक क्रियाशील, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सोडियम बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है। मतलब अगर हमारे जो आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो सोडियम सबसे ज्यादा खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ है। तो इससे हमेशा, क्योंकि ये जनरली जो हमारा अभी टेम्परेचर है, अभी जनरली हमारा आसपास का टेम्परेचर 32 से 33 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें भी अगर हम इसको खुला छोड़ेंगे तो ये जल जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि कौन सा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा ज्वलनशील, तो उसमें सोडियम ही आता है, जो बहुत कम या फिर बिना उसे, मतलब आपको ये समझ लीजिए, सिर्फ हमने यहाँ पे देखा था कि ईंधन और कि आग लगने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी है, ईंधन और ऊष्मा। तो ये इतना खतरनाक पदार्थ है हमारे पास, और ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन ये इतना जरूरी है कि जो ईंधन है ना, सिर्फ ये ही बाहर से ऊष्मा लेके, जो हमारे आसपास की ऊष्मा लेके ही ये जल सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज्वलनशील पदार्थ कौन सा, और आपको ये भी याद रखना है कि सबसे कम ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है, तो उसका नाम है पारा। पारा बहुत कम ज्वलनशील होता है, मतलब आपसे बहुत ज्यादा ऊष्मा दोगे तब जाके जलेगा। तो आपको मुझे उम्मीद है जैसे कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि मतलब श्रेणी डी अग्नि कौन सी होती है, श्रेणी सी अग्नि, श्रेणी बी श्रेणी। तो एक बार और हम अगर पढ़ें, श्रेणी अग्नि कौन सी होती है, लकड़ी कागज जूट में लगी आग श्रेणी ए में आती है, पेट्रोल डीजल केरोसिन में लगी बी में आती है, विद्युत और गैस में लगी आग इसमें आती है, और पदार्थ जैसे सोडियम पोटेशियम में लगी आग श्रेणी डी की अग्नि में। तो जैसे कि इन्हें क्लासिफिकेशन किया गया, वो मेनली किया गया कि इन्हें बुझाने के तरीके। तो अब हम देखेंगे कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनसे इनको कैसे बुझाया जाता है, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो टॉपिक था आग, टाइप्स ऑफ फायर, उसके बाद जो आता है आग अग्निशामक यंत्र, यानी कि आग को बुझाने वाले यंत्र। अब हमने आग तो लगा दी, पर उसे बुझाएंगे कैसे, ये भी आपको याद रखना है। और ये हर मतलब जो स्टूडेंट्स है उन्हें भी, और जो फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन यंत्रों का यूज किया जाए, और कैसे इन यंत्रों का यूज कैसे किया जाता है, और इन यंत्रों को मतलब क्या क्या सुविधा कौन कौन से अकेले कौन। तो हम हमारे पास वो यंत्र तो अभी उपलब्ध नहीं है जैसे कि हम आपको बता पाएंगे यंत्र कैसे यूज होते हैं, मतलब कैसे इनके कार्यविधि है, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि ये यंत्र होते क्या है, कैसे मतलब
इनका बेसिक बता सकते, ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकते। तो चलिए ठीक है, अग्निशामक यंत्र पहला जो होता है हमारा, वो होता है जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। तो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र तो जनरली हम अपने घर पे बना लेते हैं। पिचकारी में अच्छे से पानी भरा, उसे तेजी से मारा, तो वो भी हमारा जलयुक्त अग्निशामक यंत्र बन जाता है। पर इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से आप अगर जैसे आपने इसमें जो पानी होता है बहुत प्रेशर से भर देते हैं, इसमें वायु भर देते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है, जैसे अगर आग मान लीजिए यहाँ लगी है, आप यहाँ खड़े हो, आपके बीच बहुत दूरी है 10 फीट भी, तो आप इसमें इतना प्रेशर होता है कि यहाँ तक की आग बुझा देगा, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो और आप बाहर से ही आग को बुझा लें। तो आपको इसलिए यह इस यंत्र को, जैसे हमारे पास बाल्टी है, हम बाल्टी से पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमें उसे बुझाने के लिए उसके पास जाना चाहिए। अब बाल्टी से पानी जाएगा तो आग कैसे जाएगी, ऐसे पानी जाएगा, और आग इतनी सी है या फिर यहाँ है तो उसके पास नहीं जाएगा, वो बहुत ज्यादा जगह में फैल जाएगा। तो इसलिए इसका प्रेशर कैसा होता है, जहां पे जैसे अगर यहाँ पे आग लगी है तो सीधे ये इस पे अटैक करेगा और एक पतली सी धार से जाएगा। तो इस प्रकार इससे फायदा होता है, जल की बचत होती है, क्योंकि जल बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो इससे हमारी जल की बचत होती है और जल्दी से, और हमें भी अपने भी फायदा होता है। इसलिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, वायु दाब के साथ जल भरा जाता है, अच्छे प्रेशर से जल भरा जाता है, और उसके बाद जब आग वाले स्थान पर इसमें एक होता है, जैसे कि यंत्र इस टाइप का होता है, यहाँ पे इसमें बर्नर लगा होता है, तो इसे हम जैसे ही दर के साथ लीवर कहते हैं। आपने मिटाल के दिया, बनाओ, मैंने रोक दी थी ना वीडियो, उसमें बोल दो लीवर। यो अरे दबा तो दिया था। चलो तो ठीक है, जैसे हम लीवर दबाते हैं तो यहाँ से जल का बहाव बहुत तेज होता है और उससे आग बुझ जाती है। तो हमें याद रखना है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र किस होता है, और इसका यूज जनरली क्लास ए के फायर में किया जाता है, क्लास ए फायर। तो जो हमारी लकड़ी, कागज, जूट, ये तो हम घर में भी यूज करते हैं। जैसे अगर कभी घर में आग लगी तो उसे बुझाने के लिए हम क्लास ए वाले, मतलब वो जो है अग्निशामक यंत्र, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र का ही उपयोग करते हैं। तो हमारी सिंपल आग के लिए सिंपल वाला यंत्र। वो जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं, मतलब जो फायर ब्रिगेड होती है, उसमें भी ये होता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर के साथ जल आता है, वो आपको दूर से बुझा देता है, आग भी बुझा देता है। पर ये छोटा होता है, आप कहीं भी रख सकते हो, आप अपने घर में रख सकते हो, फैक्ट्री में रख सकते हो, जिससे कि कभी भी आग लगे तो आग ज्यादा फैले नहीं और तभी के तभी बुझ जाए। चलिए ठीक है, अब हमारा दूसरा टाइप का जो अग्निशामक यंत्र है वो है हमारा फोम प्रकार का अग्निशामक यंत्र। तो जो फोम प्रकार, हमें यही समझ आ रहा है, फोम मतलब इसमें होता है झाग उत्पन्न करने वाला अग्निशामक यंत्र। तो इसमें क्या होता है, हम जनरली जो है जैसे झाग पैदा करने वाली चीजें कौन सी होती है, जैसे साबुन होती है, सर्फ होता है, उसे हम इसमें इस तरह मिलाते हैं कि जैसे हम उसे मिला के इसे बनाया जाता है। तो जैसे हम आग लगती है और उसके ऊपर हम जैसे प्रेशर, मतलब तो जैसे ही हम अपना लीवर दबाते हैं तो क्या है ना, इसमें जल, उसमें सिर्फ जल आ रहा था जलयुक्त, इसमें जल के साथ हमारी झाग भी आएगी और जो आग को बुझा देगी। तो ये यंत्र ज्यादा कारगर होता है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र से, और इसे जनरली यूज किया जाता है क्लास बी की फायर को बुझाने, मतलब जो पेट्रोल डीजल से लगी आग को बुझाने में फोम टाइप प्रकार का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो ठीक है, हमारा दूसरे प्रकार का हो गया। अब है तीसरे प्रकार का। तो तीसरा जो यंत्र होता है वो होता है शुष्क पाउडर प्रकार का अग्निशामक यंत्र। तो जैसे कि हमें यहाँ सीधे समझ आ रहा है शुष्क पाउडर। तो शुष्क पाउडर में क्या होता है, हम जनरली इसमें शुष्क पाउडर इस प्रकार के पदार्थ बनते हैं जो ज्वलनशील नहीं होते, उन्हें जलने में सहायक होते हैं, और जनरली वो पदार्थ जो ऑक्सीजन की सप्लाई काट दे। तो इसमें हम बहुत दाब के साथ हवा और वो पदार्थ भर डाल देते हैं, जिससे कि अगर जैसे हम इसको आग के ऊपर खोलते हैं तो वो आग के से ऑक्सीजन की सप्लाई काटता है और आग बुझा देता है। इससे हमें ये फायदा है कि जैसे अगर हम बिजली से लगी आग, बिजली से लगी आग में भी अगर इसको डालते हैं, क्योंकि अगर शुष्क है, शुष्क हमें पता है आग, मतलब करंट हमें क्यों लगता है, जल की वजह से, है ना, जल होता है, मतलब जैसे अर्थिंग अगर हमें मिलता है तो वो जल, हम अर्थिंग में जल यूज करते हैं, तो इसमें शुष्क पाउडर, तो हम इसे बिजली वाले उसमें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें करंट नहीं लगेगा। तो हाँ, तो जो इस यंत्र का यूज है, या तो हम बिजली, तो इसका यूज हम श्रेणी सी यानी कि क्लास सी की फायर और क्लास डी की फायर दोनों के लिए कर सकते हैं। चलिए ठीक, इसके अलावा हमारे पास दो यंत्र और होते हैं, CO2 टाइप और CTS टाइप, तो उनके बारे में भी हम जानते हैं।
चलिए ठीक है, तो हमारे 3 प्रकार के अग्निशामक यंत्र हो गए हैं, जल युक्त, फोम युक्त और हमारा जो शुष्क पाउडर। अब जो हमारा चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र, मतलब CO2 टाइप होता है वो। चलो ठीक है, तो जो हमारा है CO2 टाइप फायर एक्स, तो जो ये हमारा है CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र, तो जनरली इसमें क्या होता है, अब ये बहुत इसकी क्रियाविधि है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें जो हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का मतलब द्रव भरा होता है, और दूसरा होता है H2SO4। इसे क्या है, हम इस यंत्र में डाल देते हैं, और इसे एक मतलब सीधे डला नहीं रहता जैसे कि हमारा ये यंत्र है। तो इसमें कांच का वो होता है जिसमें ये तो भरा होता है, पर H2SO4 उसके कांच की बोतल में भरा होता है, और जैसे हम इसे जमीन पर तेजी से पटकते हैं तो जो ये हमारा यहाँ पे कांच लगा होता है टूट जाता है, और H2SO4 NaCO3 के संपर्क में आ जाता है। उसके बाद इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद इस यंत्र से CO2 गैस निकलती है। और हमें पता है जैसे कि ऑक्सीजन आग लगने में सहायक होती है, वैसे CO2 गैस आग बुझाने में सहायक होती है। तो जैसे इसकी क्रियाविधि अगर हम देखें तो इसमें जैसे है NaHCO3 2NaHCO3 प्लस H2SO4। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास Na सोडियम कितना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है और SO2 नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा Na होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और SO4 जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो हमारा Na है वो SO4, तो जहां पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा Na2SO4। अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास HCO3, और यहाँ क्या बचा H2O। तो जो हमारा उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास बचेगा वो बचेगा 2H2O, कुछ मात्रा में जल भी निकलेगा और कुछ मात्रा में निकलेगा 2CO2। तो हमें यहाँ पे इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन मिलेगी, और CO2 से भी आग बुझेगी और साथ में हमारा H2O जल निकलेगा, तो उससे भी हमारे आग बुझाने में सहायक होगा। तो इस यंत्र का उपयोग जनरली हम क्लास C फायर और क्लास D की फायर को बुझाने में करते हैं। अब हमारा जो 5वां यंत्र होता है वो होता है CTS टाइप अग्निशामक यंत्र। तो ये अग्निशामक यंत्र जनरली हमारी सभी प्रकार के आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस यंत्र में क्या होता है, CCl4 जो होती है हमारी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और वो एक होता है BFC ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो मीथेन, जो ये दोनों पदार्थ है इसमें भरे होते हैं। और जैसे ही हम इसका लीवर दबाते हैं तो ये दोनों मिश्रण, इन दोनों का मिश्रित पदार्थ हमें लीवर वहां से बाहर निकलता है, और आउटपुट में जैसे हम बाहर निकलता है तो उससे अगर हम आग के ऊपर सप्लाई करते हैं तो उससे पहले तो इसमें CO2 उत्पन्न होती है, और ये उसकी सप्लाई काट के आग को बुझा देता है। ये तो जनरली क्लास A। और हाँ, सबसे खास बात जो इस CTS टाइप यंत्र की है वो है कि क्लास A, क्लास B, क्लास C तथा क्लास D सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे अग्निशामक यंत्र सारे कंप्लीट हो गए। तो अब हमें सब पता चल चुका है कि आग कितने प्रकार की होती है, अग्निशामक यंत्र। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन सी आग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जो आग कितने प्रकार की होती है, उन्हें कैसे बुझाते। अब हम देखते हैं जैसे हमारा काम जो है विद्युत का काम है, और विद्युत के काम में अब हमें हर चीज विद्युत से ही, मतलब हर काम विद्युत से करना है, मशीनें चलाना, और तो इसमें हमें खतरा भी रहता है। विद्युत बहुत खतरनाक चीज है। तो जैसे कि बाई चांस भगवान न करे, फिर भी अगर आप जैसे कहीं काम कर रहे हो या फिर आपके पास कोई वर्कर काम कर रहा है, उसने जरा सी असावधानी बरती और उसे विद्युत का झटका लग गया, तो हमें वहां पे एकदम घबरा जाते हैं। जैसे हम कहीं फैक्ट्री में काम करें और वहां पे जैसे कि कोई डॉक्टर की सुविधा ना हो, डॉक्टर उस समय उपस्थित ना हो, या फिर किसी कारणवश आप डॉक्टर के पास ले जाना सफल ना हो, तो आपको जो वहां पे विधि अपनानी है, मतलब जैसे कि आप क्या करोगे, आप तो वहां घबरा जाओगे कि यार आप क्या करें। तो जो हमारे पास कुछ विधियां हैं जो हमारी बुक्स में दी हैं, कि आप इन विधियों का उपयोग करके वहां पे मरीज को थोड़ा सा आराम दे सकते हो और उसकी सहायता कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें करंट क्यों लगता है, तो जब हमें पता है 90 वोल्ट से अधिक की विद्युत धारा हमारे शरीर से प्रवाहित होती है तो हमें करंट लगता है। तो ये जो है ना 90 वोल्ट की विद्युत धारा, ये हमें शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पहुंचाती है, ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है फेफड़ों को। जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारे फेफड़ों को, और वही उन्हीं को नुकसान पहुंचाती है। तो जो हमारी विधियां हैं इनका मतलब उपयोग किया जाता है इसलिए ताकि हम अपने फेफड़ों को ठीक कर सके, और उसमें फिर से हमारी सांस मतलब जो हमारी सांस है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, हम ठीक से सांस नहीं ले पाते। तो ये सभी विधियां सिर्फ हमारी सांस को ठीक करने पर डिपेंड है, और कुछ तो होगा नहीं। आप क्या कर सकते हो, जनरली आग लगते हैं तो हमें क्या होता है, छाले लगते हैं, खून जल जाता है, मांस जल जाता है वहां पे। अब उसे तो प्राथमिक उपचार से ठीक नहीं कर सकते, बट जो हमें फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन देकर हम उसे
ठीक कर सकते हैं। तो इसकी 3 विधियां, सिल्वेस्टर विधि, सेफर विधि, लाबोर विधि, या हम जिसे बोलते हैं मुंह से मुंह विधि। चलिए ठीक है, सिल्वेस्टर विधि। अब जैसे बहुत इसमें एक चीज सिल्वेस्टर विधि में आपको याद रखना है, सेफर विधि में ये दोनों विधियां बच्चों को याद रहती है। मेरे साथ भी ये दिक्कत थी, लेकिन इसमें हमें दिक्कत कहाँ जाती है कि यार इसमें एक चीज आती है, छाले कहाँ पलते हैं। मतलब जैसे कि अगर किसी करंट लगा या फिर कोई टच हुआ तो सीने के साइड से टच हुआ, पीठ के साइड से, तो इसको याद करने का एक सरल तरीका है कि किस साइड हमें मतलब छाले पड़े, सीने पे पड़े या पीठ पे पड़े। तो जैसे आपको अगर आप लिखते हैं सीना, आपने सीना लिखा तो आप देखेंगे सीने का सा पहला अक्षर सा, और सिल्वेस्टर का भी पहला अक्षर सा। तो जो हमारा है मतलब सीने पे छाले पड़े हैं तो सिल्वेस्टर, हमें सिल्वेस्टर विधि, जैसे आपको भूल सकते हैं जो पेपर में भी आता है, तो आपको याद रखना है आप अगर सीने में छाले पड़े हो तो सिल्वेस्टर, आपको इसे रिलेट करके याद रखोगे, आप कभी नहीं भूलोगे, अगर पेपर में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, सिल्वेस्टर विधि हम कहा जब सीने पर छाले पड़े हैं, है ना। तो इस विधि में क्या करते हैं, हम व्यक्ति को जब सीने पर छाले पड़े तो सीने के बल तो लेटाएंगे नहीं, क्योंकि उसके छाले फूट सकते हैं और नुकसान हो सकता है। तो हम व्यक्ति को लेटाएंगे पीठ के बल, और पीठ के बल लेटाने के बाद हम उसे क्या करेंगे, हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए फेफड़ों पे दबाव डालना, है ना। तो फेफड़ों पे दबाव कब डलेगा, तो जैसे हम उसे लेटा देते हैं सीधे जमीन पे, है ना। और दूसरी चीज, सबसे पहले वहां से आसपास से आपको लोगों को हटाना है, भीड़ बिल्कुल इकट्ठी नहीं करनी है, फ्रेश ऑक्सीजन आने देना चाहिए और उसे हवा लगते रहना चाहिए। तो ठीक है, सिल्वेस्टर विधि में सीने पे तो जैसे हम उसको लेटाते हैं तो उसकी 3 पोजीशंस होती है। पहले उसके हाथ सीधे करें, है ना, और उसके मुंह में कुछ भी सामान हो तो उसे निकाल दें, और उसके थोड़े जहां से जो कॉलर वगैरह है इसे ठीक कर दें, है ना। तो इसमें जैसे आप 3 स्टेप से याद रख सकते हो। सबसे पहले स्टेप आपको उसके हाथ बिल्कुल सीधे करने हैं ऐसे, उसके बाद दूसरी स्टेप आपको हाथों को ऐसे थोड़ी सी मुट्ठी बांध के ऐसे मोड़ना है, और तीसरी स्टेप उसके हाथों को ऐसे खड़े कर देना। मतलब आप इसे एक्सरसाइज की तरह याद कर सकते हो, सीधे यहां और यहां। तो ये 3 विधियां आप क्या करोगे, उसके जो फेफड़े हैं यहां से उस पर दबाव डालोगे तो जो हवा है वो बाहर निकलेगी, दूसरी हवा अंदर जाएगी, क्योंकि उस समय उसकी क्षमता इतनी नहीं बच क्योंकि वो सही, जैसे अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें भी यही होता है, हम सांस नहीं ले पाते ठीक से, तो हमें क्या वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो उससे क्या होता है, वो खुद प्रेशर इतना उस समय उसकी कंडीशन हो जाती है कि वो सांस नहीं ले पाता, तो हम उसके फेफड़े फुलाते हैं, कम करते हैं, जिससे वो सांस ले पाता है। तो ये हमारी सिल्वेस्टर विधि, जिसमें आपको 2-3 चीजें याद रखना जरूरी है। छाले कहाँ पलते हैं, विधि कैसे की जाती है, व्यक्ति को कैसे लेटाया जाता है, तो हमारी सिल्वेस्टर विधि का काम हो गया। और हाँ, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है कि इसे कितनी बार किया जाता है, तो आप याद रखिए 10 से 12 बार प्रति मिनट, 10 से 12 बार आपको प्रति मिनट की क्रिया करनी है। तो आपका क्या ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, तो व्यक्ति ठीक हो सकता है। सेफर विधि भी संपूर्ण ये है। अब जब आपको वो याद हो गया तो कि सीने पे, इसमें कहां पड़े हैं, पीठ पर छाले पड़े हैं, तो व्यक्ति को हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसे पीठ सीने के बल लेटाएंगे, उसके बाद उसकी कमर के पास हम बैठेंगे, और उसके यहाँ ये पसलियां हैं, अब हम यहाँ पे छाती यहाँ से दबाव डालेंगे, पसलियों से उसके ऊपर दबाव डालेंगे, तो क्या होगा, फिर से हवा जाएगी बाहर आएगी, हवा जाएगी बाहर आएगी, तो उससे व्यक्ति की ये भी 10 से 12 बार प्रति मिनट करनी है। उसके बाद है तीसरी है लाबोर विधि, या फिर इसे बोल सकते हैं मुंह से मुंह विधि। ये विधि सबसे कारगर है, सबसे आसान है, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो, और यही जनरली आपको अगर कुछ किसी को होता है तो आपको यही विधि मैक्सिमम यूज करनी। तो इस विधि में क्या होता है, जैसे कि हमने व्यक्ति को करंट लगा, अगर वो है तो उसे आप पहले उसके सीने के पास मतलब या फिर यहाँ सिर के पास थोड़ा सा तकिया लगाइए, और उसके मुंह से सारे, जैसे कोई तंबाकू खाता है, कुछ भी करता है, या फिर नकली दांत, तो आपको उसके मुंह से निकालिए, जिससे कि उसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। और कभी कभी यहाँ से पैक हो जाते हैं ना दांत, तो भी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, और आपको क्या करना है, उसका मुंह अच्छे से साफ करना है पूरी तरह। लाबोर या मुंह से मुंह विधि में जैसे देख के लग रहा है मुंह से मुंह, और आपको अपने मुंह से उसके मुंह पे प्रेशर डाल के ऑक्सीजन को डालना है ना। तो इससे क्या होगा कि उसके फेफड़े फूलेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर फूलेंगे, तो कुछ क्रिया इस तरह होगी कि फिर वो सांस ले सकेगा खुद से। तो ये विधि भी आपको 10 से 12 बार प्रति मिनट करना है। और ये विधि में ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दें, इतना प्रेशर कि उसके फेफड़े फटने लगे, कम प्रेशर से, और आप इस विधि का मैक्सिमम यूज करें, और इसे भी 10 से 12 बार प्रति मिनट ही किया जाता है ना, 10 से 12 बार प्रति मिनट किया जाता है। तो ये हमारी श्वास की विधियां होगी। और इस अब जैसे कि हमने तीनों विधि, तो आप इन्हें याद रखें, जनरली ये कितने बार की जाती है, कैसे की जाती है, कहाँ तक यह लगाया जाता है ना। और इसके बाद एक और होता है वेंटिलेटर, जैसे बोलते हैं हम, जैसे जो कृत्रिम श्वास यंत्र होता है उसे, क्योंकि वो फैक्ट्रीज में जनरली उपस्थित होता है, तो आप जो है कृत्रिम श्वास
यंत्र, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है ना, दबाव डालते हैं वेंटिलेटर, जैसा आपने सुना होगा अभी न्यूज पे कि किसी को वेंटिलेटर पे रखा गया है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, अभी कोरोना चल रहा है वैसे भी, तो उसमें आप कृत्रिम श्वास की विधियों में चलिए ठीक है, तो कृत्रिम श्वास यंत्र आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया, हमने अपनी चैप्टर में जितनी भी चीजें थी आपको बता दी हैं। तो आपको अगर जैसे समझ नहीं आता है तो आप दूसरी बार देखिए और आप कमेंट्स में हमें बता दीजिए कि सर या फिर ये चीज हमें समझ नहीं आई है, आप ये हमें दोबारा बता दीजिए। और जैसे कि अब मैं आपको जो मेन चीज जो हर यूट्यूबर बोलता है और ये मेरे लिए बोलना जरूरी है कि देखिए कोई भी कुछ भी काम करता है तो उसके फायदे के लिए करता है या फिर लोगों का भी फायदा हो सबका। और आप अगर यहाँ तक आए हैं वीडियो के आखिर तक तो आपने कुछ तो अच्छी चीज देखी होगी। तो आप मेरे लिए दो काम के, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे लिए कुछ काम करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सब्सक्राइब का, लाइक का और कमेंट्स का। तो आप हमें बताइए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलेगा कि यार हमने कुछ अच्छा किया। और मुझे उम्मीद है कि आपने अगर वीडियो मेरा यहाँ तक देखा है तो जरूर आपको कुछ ना कुछ चीजें तो मिली होंगी। अगर मैं अच्छा बता रहा हूँ आप हमें बताइए कमेंट्स करके कि आप में ये चीजें अच्छी हमें समझ नहीं आई या फिर ये चीजें आप इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो को देखिए। हम यहाँ पे पूरा ITI का पूरा पढ़ाएंगे, जैसे कि पूरे हर एक चैप्टर का ऐसे ही वीडियो आएगा। जैसे यहाँ पे 2 वीडियो में हमने लगभग 1 घंटे के वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो ऐसी बहुत हर चैप्टर का मैं वीडियो बना के डालूंगा जिससे कि आपको बहुत अच्छे से आसानी से, और मेरे हिसाब से तो मैंने अपने हिसाब से अपना 100% दिया है आप लोगों को बताने में कि किस तरह चैप्टर को पढ़े और कैसे। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करोगे। तो ठीक है, थैंक यू।